हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसे जंतुओं में लिंग का निर्धारण होता है कि होने वाली जो संतान है वो नर होगी या मादा होगी। इसका निर्धारण किस तरीके से होता है। वर्षों से मानव में ये हमेशा जिज्ञासा रही है कि इस चीज़ का पता करें कि आखिर ये जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से लागू होता है, कैसे इस चीज़ का पता चले कि होने वाली संतान नर होगी या मादा होगी। क्या सभी जीवों में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है वो क्या एक ही तरीके से होती है या अलग अलग जीवों में लिंग निर्धारण की जो क्रिया है वो अलग अलग तरीके से होती है। आइए इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं। बात करते हैं लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन की। देखो, लिंग निर्धारण जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो आनुवांशिक रूप से और दूसरा अआनुवांशिक रूप से या वातावरणीय रूप से। लिंग निर्धारण जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक है नॉन जेनेटिकली, जिसमें गुणसूत्र जो होते हैं उन गुणसूत्रों का कोई योगदान नहीं होता। यहाँ जो मुख्य कारक जो होता है वो वातावरण होता है, वो लिंग निर्धारण का काम करता है। जबकि जो जेनेटिकली प्रकार का जो होता है, बात करें जेनेटिकली, वहाँ लिंग निर्धारण में गुणसूत्रों का योगदान होता है, गुणसूत्रों का योगदान होता है। तो लिंग निर्धारण दो तरीके से हो सकता है। हम सीधे कह सकते हैं एक तो वातावरणीय प्रकार का, जिसमें वातावरण ये तय करता है कि होने वाली जो या अंडों से निकलने वाली जो संरचना होगी वो नर होगी या मादा होगी। जबकि जेनेटिकली में ये निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा होता है। हमारे 12th क्लास की जो बुक है उसमें, एनसीईआरटी जो बुक है उसमें ये नॉन जेनेटिकली बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। जेनेटिकली जो है वो पूरा हमें समझना है, लेकिन नॉन जेनेटिकली भी आपको थोड़ा सा आना चाहिए। नॉन जेनेटिकली में गुणसूत्रों का कोई योगदान नहीं होता, वहाँ वातावरण मुख्य कारक होता है जो लिंग का निर्धारण करता है। जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है टर्टल्स जो होते हैं, कछुए जो होते हैं, उनमें लिंग निर्धारण जो है वो तापमान द्वारा होता है। इसी तरह एलिगेटर जो होते हैं, घड़ियाल जो होते हैं, उनमें भी लिंग निर्धारण टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। तापमान कौन सा? अंडे को कितने तापमान पर इंक्यूबेट किया जा रहा है, उसको अंडा जो है उसका जो टेम्परेचर है, इंक्यूबेशन जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो निर्भर करता है, वो डिसाइड करता है कि लिंग कौन सा होगा, नर होगा या मादा होगा। इसी तरह एक और बहुत अच्छा उदाहरण है जिसका नाम है बोनेलिया। बोनेलिया बोनेलिया में दो तरह के बड़े विशेष तरह के जो नर और मादा जो होती है, उसमें जो नर अगर मादा के संपर्क में है, नर ज़्यादातर उसके पेट में उदर में रहता है। अगर मादा, ये जो बड़ा है ये मादा होती है, बड़े आकार की होती है, नर इसमें बहुत छोटा होता है। अगर नर मादा के भीतर रहता है, मादा के संपर्क में कोई अंडाणु होता है तो वो नर बनेगा। नर आप पहले न बोले बाद में बोले तो ज़्यादा बढ़िया रहे कि जो युग्मनज मादा के संपर्क में रहेगा वो नर बनेगा। और अगर कोई युग्मनज समुद्र में फ्री है, कोई जाइगोट या जो युग्मनज जो है अगर समुद्र में फ्री है तब वो क्या बनाएगा, तब वो मादा का निर्माण करता है। तो ये पोजीशन या वातावरण पर निर्भर करता है। बोनेलिया में अगर जो जाइगोट बन रहा है, युग्मनज जो है, यदि समुद्र में फ्री तैर रहा है तब तो वो मादा का निर्माण करता है। यदि युग्मनज जो है वो मादा के संपर्क में रहता है, मादा के शरीर के भीतर चला जाता है, तब वो नर में कन्वर्ट होता है। तो ये उस स्थिति पर निर्भर करता है, वातावरण पर, संपर्क पर निर्भर करता है। तो यहाँ जो लिंग का निर्धारण हो रहा है वो वातावरणीय कारक, तापमान, स्थिति, इन पर निर्भर कर रहा है। बात कर रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे कोर्स में है, हम उनकी बात करते हैं। वो है जेनेटिकली कैसे निर्धारण होता है लिंगों का। देखो, इस विषय में काम करने में जो सबसे महत्वपूर्ण जो साइंटिस्ट थे वो आपको याद रखने हैं, और वो है हैंकिंग। हैंकिंग नाम के साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने 1819 में 1819 ईस्वी में
लिंग निर्धारण से संबंधित बहुत सारे कीटों पर उन्होंने प्रयोग किए। लिंग निर्धारण हेतु बहुत सारे कीटों पर उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने बहुत सारे कीटों में शुक्र जनन की अवस्थाएं देखी। शुक्र जनन का इन्होंने अध्ययन किया, शुक्र जनन की कुछ अवस्थाओं का उन्होंने अध्ययन किया और अवस्थाओं में उन्होंने क्या नोट किया कि बहुत सारे शुक्राणु, लगभग 50% शुक्राणु ऐसे थे जिनमें एक विशेष तरह की केंद्रकीय संरचना थी। उनमें एक विशेष तरह की केंद्रकीय संरचना थी। केंद्रकीय संरचना। हैंकिंग ने बहुत सारे कीटों का अध्ययन किया, उनकी शुक्र जनन की अवस्थाओं को देखा और उन्होंने क्या देखा कि उस शुक्र जनन की अवस्थाओं में लगभग 50% शुक्राणु ऐसे थे जिनमें एक विशेष तरह की केंद्रकीय संरचना थी, विशेष तरह की एक संरचना नजर आ रही थी। उस संरचना को हैंकिंग ने एक्स बॉडी या एक्स काय नाम दिया। उस संरचना को उन्होंने क्या नाम दिया? एक्स काय नाम दिया। ठीक है, हैंकिंग ने बहुत सारे कीटों का अध्ययन किया, उनके शुक्राणुओं को उन्होंने देखा, शुक्र जनन की अवस्थाओं को देखा और उन्होंने क्या देखा कि अधिकांश लगभग 50% शुक्राणुओं में उन्होंने क्या पाया? एक विशेष तरह की स्ट्रक्चर केंद्र में पाई गई। उस संरचना को उन्होंने एक्स बॉडी या एक्स काय नाम दिया। क्या नाम दिया? एक्स काय उन्होंने नाम दिया उसे। और ये केवल 50% शुक्राणुओं में थी, 50% शुक्राणुओं में ये संरचना नहीं थी। लेकिन इसके बाद में हैंकिंग ने जो है वो लिंग निर्धारण से संबंधित पूरा जो उन्हें कंसेप्ट देना चाहिए था वो नहीं दे पाए। इसके बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इस एक्स काय को बाद में डिस्क्राइब किया। उन्होंने बताया कि जिस एक्स काय, एक्स बॉडी की हैंकिंग बात कर रहे हैं वो वास्तव में एक गुणसूत्र है। ये जो एक्स काय की जिन्होंने बात की थी वो वास्तव में एक क्या था? गुणसूत्र था। और उसी गुणसूत्र को फिर उसी के नाम से एक्स क्रोमोसोम, एक्स गुणसूत्र नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? एक्स गुणसूत्र नाम दे दिया गया। तो यहाँ ये बिंदु आपको समझ में आना बहुत जरूरी है कि एक्स गुणसूत्र का जो ये एक्स नाम कहाँ से आया, वो हैंकिंग के इस खोज की वजह से आया। हैंकिंग ने बहुत सारे शुक्राणुओं का अध्ययन किया, किसके? कीटों के, और वो जो विशेष संरचना देखी थी उसी को एक्स बॉडी नाम दिया। और वास्तव में बाद में जाके पता चला कि जिस एक्स बॉडी को इन्होंने जिस संरचना को एक्स बॉडी नाम दिया वो वास्तव में एक्स क्रोमोसोम था, एक गुणसूत्र था। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये इन कीटों में लिंग निर्धारण होता कैसे है। तो देखो, लिंग निर्धारण जो होता है कीटों में वो मुख्यतः जो हमारे कोर्स में है हम उन सबको डिस्कस करेंगे। लिंग निर्धारण एक XO प्रकार का या X0 प्रकार का, एक XY प्रकार का और एक ZW प्रकार का, इस 3 तरह का लिंग निर्धारण जो हम कोर्स में है वो पढ़ेंगे। साथ ही मानव में लिंग निर्धारण कैसा होता है वो भी पढ़ेंगे। चलिए, तो अब बात करते हैं कि ये लिंग निर्धारण किन किन जीवों में किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ कीटों की, विशेषकर जो हमारे कोर्स में है। एक तो है ग्रास हॉपर। इसमें लिंग निर्धारण कैसे होता है वो हम समझते हैं। इसके साथ आपको एक उदाहरण और याद रख लेना, कॉकरोच जो होता है उसमें भी लिंग निर्धारण इसी प्रकार का होता है और उस लिंग निर्धारण को हम कहते हैं XOXX प्रकार का। ग्रास होपर और जो कॉकरोच होते हैं उनमें लिंग निर्धारण, और भी बहुत सारे कीट हैं, इनमें लिंग निर्धारण XOXX प्रकार का होता है। कैसे? समझिए। देखो, यहाँ आपको पहले एक बात ये समझनी है कि जितने भी जो जीव होते हैं उनमें 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र जो है, क्रोमोसोम्स जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं एलोसोम्स। ऑटोसोम्स को अलिंग गुणसूत्र कहते हैं और एलोसोम्स को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ऑटोसोम्स जो है वो अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं क्योंकि ये ऐसे गुणसूत्र हैं जो लिंग निर्धारण में बिल्कुल योगदान नहीं देते। एलोसोम्स या जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो लिंग निर्धारण में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं।
तो देखो जितने भी जीव होंगे उनमें ऑटोसोम्स भी होंगे जो आपकी बॉडी काय का निर्धारण करते हैं, इसलिए इन्हें कायिक गुणसूत्र भी कहते हैं, इन्हें कायिक गुणसूत्र भी कह सकते हैं। तो ये तो होंगे ही होंगे, साथ में उनमें एलोसोम्स लिंग गुणसूत्र भी होंगे। तो जो ग्रासहोपर्स होते हैं उनमें वास्तव में क्या होता है, जो नर जो होते हैं उनमें ऑटोसोम्स लिंग गुणसूत्र तो होते ही होते हैं, उसके साथ उनमें केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है, केवल और केवल एक एक्स। ये जो क्रॉस है वो वास्तव में एक्स है, चाहे तो मैं इसे छोटे इस तरीके से लिख दूं, एक्स गुणसूत्र है। ठीक है, तो नर जो होता है उसमें अलिंग गुणसूत्र के साथ साथ केवल एक एक्स गुणसूत्र और होता है, बाद में और कोई नहीं होता, और जहां नहीं है उसको हमने नल से 0 से दर्शाया है, दूसरा कुछ नहीं होता, वो नर का निर्धारण करता है। और इसमें मादा का निर्धारण कैसे होता है, यदि ऑटोसोम्स के साथ जो अलिंग गुणसूत्र है, अलिंग गुणसूत्रों के साथ अगर 2 एक्स गुणसूत्र हो, कितने 2 एक्स गुणसूत्र हो, तो ये मादा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो ग्रास होपर्स और कॉकरोच जो होते हैं उनमें किस प्रकार का X0 XX प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, जिसमें जो X0 है वो नर का निर्धारण करता है और XX जो है वो मादा का निर्धारण करते हैं। अब यहाँ आपके एक प्रश्न बिल्कुल दिमाग में आ रहा होगा, मान लीजिए किसी में जो है 16 गुणसूत्र होते हैं, ऑटोसोम्स जो है अलिंग गुणसूत्र 16 है, यहाँ एक ये है, तो टोटल कितने होंगे 17 होंगे। लेकिन इसमें आप गौर कीजिए 16 है प्लस 2 कितने हो गए 18 हो गए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ इस प्रकार के लिंग निर्धारण में जो नर होता है उस नर में गुणसूत्रों की संख्या, दोनों नर और मादा में गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं होती, नर में एक गुणसूत्र कम होता है। यहाँ ये बात आपको नोट करनी है कि गुणसूत्र संख्या जो है, गुणसूत्र संख्या समान नहीं। ठीक है, ग्रास होपर और कॉकरोचेज में जो नर होते हैं उन नरों में एक गुणसूत्र कम होता है, और यहां आपको समझ में भी आ गया होगा, अगर 2 एक्स मिलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स अगर दोनों एक्स हैं तब वो मादा बनाते हैं, केवल एक एक्स है तब वो नर बनाते हैं। तो श्योर है एक गुणसूत्र क्या हो गया, कम हो गया। तो इस प्रकार के में नर जो है उसमें एक गुणसूत्र की कमी होगी। ठीक है, पहला हमने ये पढ़ा ग्रासहोपर में। दूसरा प्रकार जो हम पढ़ते हैं वो है XX XY प्रकार का, और ये जो है XX XY प्रकार का ये पाया जाता है मनुष्य में। और ड्रोसोफिला जो एक इंसेक्ट है जिसे फल मक्खी कहते हैं, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर फल मक्खी में भी गुणसूत्रों का जो लिंग निर्धारण होता है वो मनुष्य जैसा ही होता है, XX और XY प्रकार का। मनुष्य हो चाहे ड्रोसोफिला हो, दोनों में ही जो नर होता है उसमें ऑटोसोम्स प्लस ए से यहाँ ऑटोसोम समझ लेना, अलिंग गुणसूत्र, और अगर X और Y मिलता है तो वो नर का निर्धारण करता है, और मादा का निर्धारण किससे होता है, ऑटोसोम्स प्लस X और X, ये मादा का निर्धारण करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या गुणसूत्रों में कमी आई, बिल्कुल नहीं, यहाँ गुणसूत्र हैं बिल्कुल समान होते हैं, किसमें नर और मादा दोनों में ही गुणसूत्रों की संख्या समान होगी, जबकि पिछले में हमने देखा नर में एक गुणसूत्र कम था, यहाँ गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल समान होती है। नोट करने वाली बात यहाँ एक ये भी है कि यहाँ जो मेल होता है वो कैसा होता है, विषम युग्मकी होता है। कैसा होता है, विषम युग्मकी होता है, हेट्रोजाइगस होता है। जब दो अलग अलग गुणसूत्रों का समूह यहाँ है इसलिए ये वो क्या होगा, विषम युग्मकी होगा, हेट्रोजाइगस होगा। अगर मेल किसी में हेट्रोजाइगस होता है तो उसे मेल हेट्रोगैमस होता है तो उसे मेल हेट्रोगैमी या नर विषम युग्मकता कहते हैं, नर विषम युग्मकता कहते हैं, मेल हेट्रोगैमी कहते हैं, नर विषम युग्मकता मेल हेट्रोगैमी, क्योंकि यहाँ मेल है जिसमें हेट्रोगेमस कंडीशन होती है, विषम युग्म की अवस्था
पाई जाती है। तो मनुष्य और ड्रोसोफिला दोनों में ही कौन सी अवस्था पाई जाती है? मेल हेट्रोगेमी या नर विषम युग्मकता पाई जाती है। नर में विषम युग्म की अवस्था होती है, यानी कि एक गुणसूत्र अलग और एक गुणसूत्र अलग होता है, जबकि मादा में दोनों के दोनों समान होते हैं, एक्स और एक्स होते हैं, समान है, जबकि नर में एक्स और वाई है। ठीक है, दूसरा प्रकार ये हो गया। तीसरा जो है वो है ZZ प्रकार का। और ये जो ZZ प्रकार का जो लिंग निर्धारण है ये पाया जाता है पक्षियों में। बर्ड्स जितने भी हैं उनमें ZZ प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। इनकी एक और खास बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे यहाँ हमने चर्चा की वैसे ही पक्षियों में मादा विषम युग्मकता पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट करना है। पक्षियों में पाई जाती है मादा विषम युग्मकता अवस्था, विषम युग्मकता अवस्था। फीमेल हेट्रोगेमस कंडीशन होती है, फीमेल हेट्रोगेमस। यहाँ जो हेट्रोगेमस कंडीशन जो होगी वो किसकी होगी? फीमेल की होगी। जबकि यहाँ हमने किसका देखा था? नर या मेल हेट्रोगेमस था, जबकि पक्षियों में फीमेल हेट्रोगेमस होती है। तो अब आप सीधे सीधे एक आइडिया लगा सकते हो, फीमेल हेट्रोगेमस है तो यहाँ इन दोनों में हेट्रोगेमस कौन सा है? विषम युग्म की अवस्था ये है, तो ये क्या होगा? फीमेल होगा। यानी कि बात करें फीमेल की तो फीमेल क्या होगा? ऑटोसोम्स प्लस ZW, ये फीमेल होगी। जबकि मेल नर कैसा होगा? नर में ऑटोसोम्स के साथ दोनों के दोनों एक ही प्रकार के गुणसूत्र होंगे, ZZ प्रकार के, तो वो मेल होगा। देखो मनुष्य में और पक्षी में कितना बड़ा अंतर है। मनुष्य में नर विषम युग्म की अवस्था में थे, पक्षियों में मादा विषम युग्म की अवस्था में है। अब आप इससे ये भी आइडिया लगा सकते हो कि मनुष्य में नर जो है वो दो तरह के युग्मक बना रहा है, एक्स और वाई प्रकार के, लेकिन पक्षियों में कौन बना रहा है दो तरह के युग्मक? मादा बना रही है। तो आगे लिंग निर्धारण में भी नर होगा या मादा होगा, उसका कौन करेगा निर्धारण? फीमेल्स करेगी। पक्षियों में लिंग निर्धारण की होने वाली जो संतान पक्षी होगा वो कैसा होगा? नर होगा या मादा होगा? उसका निर्धारण मादाएं कर रही हैं। जबकि मनुष्य में नर या मादा का निर्धारण मेल कर रहा है, जनक करता है, पिता करता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने तीन तरह की सिस्टम देखे, XO XX प्रकार के जो ग्रास होपर और कॉकरोच में होते हैं, जिसमें नर जो होता है वो XO प्रकार का होता है, जिसमें एक गुणसूत्र कम होता है तुलनात्मक रूप से मादा से, मादा में XX होता है। दूसरा प्रकार पढ़ा हमने XX XY प्रकार का जो ड्रोसोफिला और मनुष्य में है, इसमें नर विषम युग्मकता अवस्था होती है। नर जो होता है वो विषम युग्म की प्रकार का होता है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल समान होती है नर और मादा में। ऐसा ही पक्षियों में देखा, यहाँ पर भी गुणसूत्रों की संख्या समान होती है नर और मादा में, लेकिन जो मादा होती है वो हेट्रोगेमस कंडीशन होती है, हेट्रो विषम युग्म की अवस्था में होती है फीमेल, जबकि मनुष्य में नर विषम युग्म की अवस्था में होते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे क्या होता है। हम मनुष्य के लिंग निर्धारण को डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए मनुष्य में आपको हर एक चीज़ डिटेल से समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। मनुष्य में कितना गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े, 23 पेयर गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन गुणसूत्रों में 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, अलिंग गुणसूत्र होते हैं। बच गए कितने? 2, जो है X है और एक Y है। ये जो है वो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसे हम थोड़ा और डिटेल से समझें कि एक जो महिला होगी, एक जो मादा होगी, वो 44 प्लस XX प्रकार की होगी। यानी कि उसमें जो 46 गुणसूत्र होंगे उसमें 44 ऑटोसोम्स तो समान होंगे, लेकिन जो उनके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं XX होंगे। ठीक है, दोनों X ही होंगे। जबकि जो नर जो होगा उस नर में 44 प्लस X और Y स्थिति होगी। वहाँ 44 तो ऑटोसोम्स तो सेम ही होते हैं, लेकिन
यहाँ जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो दोनों होते हैं, एक X होता है और एक Y होता है। विषम युग्म की अवस्था पाई जाती है नर में। ठीक है, ये स्थिति है मानव की। अब जब इनमें युग्मकों का निर्माण होगा, युग्मक यहाँ क्या कहलाते हैं? अंडाणु कहलाते हैं। अंडाशय में इन अंडाणुओं का ओवम का निर्माण होगा और ओवम में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा यहाँ, तो श्योर है गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ये भी आधे हो जाएंगे और ये भी आधे हो जाएंगे। और फीमेल्स में सारे जो युग्मक होंगे वो इसी तरह के, फीमेल्स में सभी युग्मक जो हैं वो इसी तरह के युग्मक होंगे, 22 + X प्रकार के। फीमेल्स में जितने भी युग्मक होंगे सब एक ही प्रकार के होंगे, जबकि मेल्स जो होते हैं, जो नर होते हैं, उसमें चूंकि ये 2 है तो श्योर है गुणसूत्र भी जो है वो 2 प्रकार के बनेंगे। सॉरी, जो शुक्राणु जो बनेंगे, जो युग्मक जो बनेंगे जिन्हें यहाँ हम कहते हैं शुक्राणु, वो शुक्राणु भी 2 तरह के बनेंगे। एक कुछ इस तरीके से बनेंगे 22 + X प्रकार के, और दूसरे बनेंगे 22 + Y प्रकार के। इस तरह 2 तरह के शुक्राणुओं का निर्माण होगा। यहाँ ये बात भी क्लियर हो गई कि कुल शुक्राणु जो होंगे वो कुल शुक्राणुओं का 50% तो X प्रकार के होंगे और 50% शुक्राणु जो होंगे वो Y क्रोमोसोम युक्त होंगे, Y गुणसूत्र युक्त होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब अगर इनका संयोजन होता है, निषेचन की क्रिया होती है, तो निषेचन की क्रिया अगर इन दोनों की निषेचन होता है, इन दोनों का, तब क्या होंगे? 22 और 22 तो हो गए 44 प्लस ये और XX मिलकर XX। तो अब ये कौन सी स्थिति है? ये बनेगी मादा, ये लड़की होगी। और अगर इन गुणसूत्रों का संयोजन होता है, अगर इन शुक्राणुओं का संयोजन होता है, इस शुक्राणु का इस अंडाणु से संयोजन होता है, ये शुक्राणु अगर इस अंडाणु से संयोजित होता है, निषेचन करता है, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा 22 और 22, ये तो हो गए 44 प्लस यहाँ X और एक है Y, और 44 + XY क्या होगा? नर होगा, ये लड़का होगा। ठीक है, तो यहाँ आप अगर इसको गौर से देखें तो इससे एक बात बहुत क्लियर हो रही है, जो हमारे समाज में एक बुराई व्याप्त है वो यहाँ क्लियर हो रही है। हमारे समाज में अधिकांशतः अगर महिलाओं के बार बार लड़कियां ही पैदा हो रही है, तो उनके जो बड़े बुजुर्ग है, सास जो होती है, वो लगातार अपनी बहू को डांटती रहती है कि तू लगातार लड़कियां पैदा कर रही है। जबकि अगर इस चीज़ को अगर हम गौर से देखें तो लड़की होगी या लड़का होगा, इसका निर्धारण हो किससे रहा है? नर के इस शुक्राणु से हो रहा है, नर के इस युग्मक से हो रहा है। मादा का, किसी महिला का इसमें बिल्कुल योगदान नहीं है कि होने वाली संतान नर होगी या मादा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, बल्कि इसमें योगदान किसका है? मनुष्य का है। मनुष्य में नर का है, पुरुष का है। किसका है? पुरुष का इसमें योगदान है। तो ये जो ताने मारने वाली जो बातें हैं हमारे समाज में, महिलाओं को जो ये दोष देने की बातें हैं, बिल्कुल निरर्थक है। अगर हम इस साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में दोष दिया जाए तो पुरुष को दिया जाना चाहिए इस विषय में कि लगातार लड़के हो रहे हैं या लड़कियां हो रही, देखा जाए तो। ठीक है, वैसे दोष किसी को न दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ ये बात समझ में आ गई होगी कि नर होगा या मादा होगा, मतलब लड़की होगी या लड़का होगा, इसका निर्धारण पुरुष द्वारा होता है, न कि मादा द्वारा होता है। यहाँ एक चीज़ और आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे 2 में से 1 मादा हो सकती है संभावना, 1 नर हो सकता है। श्योर है कि जो होने की जो संभावनाएं हैं कि वो नर होगा या मादा होगा, उसकी संभावना कितनी है? 50-50% संभावनाएं हैं नर होने की या मादा होने की, यानी कि 50%। उसकी जो प्रायिकता है, मेल होगा या फीमेल होगा, इसकी प्रायिकता कितनी है? 50% है, 50%। ठीक है, तो ये मनुष्य में लिंग निर्धारण है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं या 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं, 22 जोड़े पेयर्स की बात कर रहा हूँ, वो तो अलिंग गुणसूत्र होते हैं। टोटल 44 जो लिंग निर्धारण में इनका कोई योगदान नहीं होता, अपने बॉडी काय का निर्धारण करते हैं। जबकि 2 होते हैं लिंग गुणसूत्र, X और Y। अगर X जो है वो 2 X मिलते हैं तो तब वो मादा महिला बनती है, और अगर एक X और एक Y मिलता है तो वो
किसका निर्धारण करता है? नर का निर्धारण करता है। ठीक है, फिर हमने इसकी जो है वंशावली भी देखी कि किस तरह युग्मक, मादाओं में एक ही तरह के युग्मक बनते हैं 22 + x, नरों में जो है वो 2 तरह के युग्मक बनते हैं 22 + x और 22 + y, और इनके 50% प्रकार के ये जो वो बन रहे हैं शुक्राणु, तो इनसे मादा होने की और नर होने की संभावना भी जो है वो 50-50% ही होगा। और हमने साथ में एक बुराई पर भी हमने चर्चा की कि वास्तव में जो नर हो या मादा, लड़का हो या लड़की हो, इसके लिए उत्तरदायी कौन है? वो पुरुष होता है, न कि महिला होती है। तो ये जो महिलाओं को जो हम दोष दे रहे हैं वो भी गलत है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस तरह लिंग निर्धारण पढ़ा। हमने नॉन जेनेटिकली और जेनेटिकली कैसे लिंग निर्धारण होता है हमने ग्रासहोपर में, ड्रोसोफिला में, मनुष्य में, बर्ड्स में, और मैन में हमने स्पेशली अलग से और पढ़ा कि मनुष्य में, ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह लिंग निर्धारण होता है। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।